है ना। तो हम लोग कल ऑस्मोटिक प्रेशर देखे थे और उसका फॉर्मूला भी देखे थे कि बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप देख लीजिएगा, पाई इक्वल टू CRT है। पाई हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन वो मोलरिटी में लेना है, R हो जाएगा आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर जो केल्विन में लेना। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कल किए थे हम लोग पिछली क्लास में और आज करते हैं 1 2 4 5 आज करते हैं आप 73। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कह रहा है कि 6% वेट बाई वॉल्यूम आपको दिया हुआ है यूरिया, 6% वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है यूरिया 27 डिग्री पर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें, है ना। तो लिख लीजिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। परासरण दाब ज्ञात करें। सिंपल सा है, देखिए मैं बना देता हूं 1 2 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसे बनाते हैं। सिंपल सा लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई इक्वल टू CRT, सिंपल सा है। देखिए पाई हमारा कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन C हमें चाहिए मोलरता में, हमें चाहिए मोलरिटी, यहाँ दिया हुआ परसेंटेज W/V। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं हम लोग कि अगर परसेंटेज W/V दिया हुआ है 6% तो इसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग जानते हैं हाँ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन जिसमें से क्या दिया हुआ है जी 6% वेट बाई, ऊपर में वेट नीचे में वॉल्यूम, इसका मतलब है 6 ग्राम होगा सॉल्यूट और 100 ml होगा सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन होगा। अब इसी में से आपको इसका मोलरता निकाल देना है, मोलरता कंसंट्रेशन, तो मोलरता कंसंट्रेशन हम लोग मोलरता में निकालते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है बच्चा, कैसे हम लोग ज्ञात करते थे, तो मोलरिटी बराबर होता है, हाँ वो भी लिख सकते हैं, या मोल पर लीटर, यही ना होता है मोल पर लीटर। बताइए ऊपर में मोल निकाल दीजिए, मोल किसका, सॉल्यूट का। तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट बटा फार्मूला वेट, तो वेट बटा फार्मूला वेट कई ग्राम, 6 ग्राम। अब बताओ फार्मूला वेट यूरिया का कितना होता है 60, अब बटा लीटर में चाहिए, हमें दिया हुआ है किसमें, ml में, तो हमें ml को लीटर में बदल देंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देते हैं, तो 100 में 1000 से भागा दे दिए, काट दीजिए अच्छे से, काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/60 और गुने 1000 और बटा 100, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, शायद 1 आ गया। तो सिंपल सा सब चीज कंफर्म हो गया, आपका सांद्रता आ गया 1, मोलरिटी आ गया 1, R का वैल्यू हमें मालूम है ATM में लेना है जी, तो कितना हो जाएगा 0.0821 और गुने टेम्परेचर किस में लिया जाता है, केल्विन में, तो केल्विन में इसको बदलिए डिग्री सेंटीग्रेड को, तो 273 ऐड करे पड़ेगा, 273 ऐड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 300, गुना कर दीजिए तो 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 दूना ही 6 और 8 तिया ही 24, 4 अंक के बाद डेसिमल दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है नहीं जी, गुना कर 2 वो 0 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 तिया ही 24 हो गया। किसका ATM तो बोल रहे थे, ATM में होता दाब है, तो दाब का मात्रक, चूंकि देखो ना यहाँ हम लोग ATM में लिए हैं ना इसको, मैं अगर पूरा का मात्रक लिखूं तो देखो मात्रक लिख के बता देते हैं क्या आता। मैं तो बोला था कि मात्रक ये ATM में ही आएगा।
कंसंट्रेशन बताओ ये क्या आएगा, 1 मोल पर लीटर आएगा, इसका मात्रक रखिएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0821। मात्रक जानते हैं आर का क्या होता है, एटीएम लीटर मोल पर केल्विन, ये मात्रक होता है आर का अगर एटीएम में लेते हैं। तो मैंने तीनों मात्रक बता दिया था कल, और गुणे 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब काट के देखो की बचता है, बताइए। केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, बचा क्या, सिर्फ एटीएम बचा, मतलब इसका मात्रक एटीएम होगा। गुना कर दीजिए, जो गुना करके जो आएगा वही आपका मात्रक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 0 तो 3, 3 दूना ही 6 और 8 तिया ही 24, 24 हो गया। चार अंक के बाद दशमलव दे दीजिए तो 24.6 एटीएम आंसर हो जाएगा, 24.6 एटीएम है ना, सिंपल सा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। बस सिंपल सा मूल रत्ता निकालने के लिए जान ही चुके हैं, सब चीज जैसे दिया रहेगा फॉर्मूला लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। $74 लिख दिया हुआ है कि इफ, थोड़ा सा अलग से इसे लैंग्वेज है, देखिएगा कि इफ 10 ग्राम ऑफ अननोन सबस्टांसेज, अननोन मतलब अज्ञात, मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन सा डाला हो। इफ 10 ग्राम ऑफ अननोन सबस्टांसेज added in 500 ml solution at 27 degree centigrade, if दो बार इफ का लिखे, and osmotic pressure of solution is 1.23 atm, then calculate मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टांसेज। मोलर मास ऑफ मतलब उसका फार्मूला वेट निकालना। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टांसेज, बहुत मजेदार है, ज्यादा कोई परेशानी वाला बात नहीं। हिंदी जिनको लिखना है जो लिखिए, और जिनसे बन रहा है वो बनाने की कोशिश करिए, है ना। लिखिए कि यदि 10 ग्राम अज्ञात पदार्थ को 500 ml विलयन में डाला जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और विलयन का परासरण दाब 1.23 एटीएम होता है, तो उस अज्ञात पदार्थ का मोलर मास ज्ञात करें। उस अज्ञात पदार्थ का मोलर मास ज्ञात करें। देखिए जरा पढ़िए ढंग से इसको,
और देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखो बच्चा दिया हुआ सॉल्यूशन में वेट दिया हुआ है 10 ग्राम है, मतलब वजन दिया हुआ, कोई पदार्थ है उसका वजन दिया हुआ है 10 ग्राम। क्या क्या दिया हुआ, बिलियन का आयतन दिया हुआ बच्चा 500 ml आयतन दिया हुआ भी। टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चा 300 केल्विन, केल्विन में डायरेक्ट बदल दिए। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ बच्चा, पाई दिया हुआ 1.23 atm, सब लिख लिए। और हमें निकालना मोलर मास, मोलर मास है ना, एम कहिए या हम लोग एक्स बटा डब्लू कहते थे, है ना, हम लोग मोलर मास को डब्लू बोलते थे, कैपिटल डब्लू, तो डब्लू ज्ञात करना है। तो कैसे अब इससे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखो एक ही बात है कि जब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जब भी निकलेगा मोलर मास तो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला से ही निकलेगा। आइए लगा करके देखते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, यही होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। और पाई कितना दिया हुआ है 1.23 atm, तो पाई के जगह पर रख दीजिए 1.23 atm। हाँ केल्विन होगा, ये केल्विन में बदल दिए हैं हम लोग, तो ये केल्विन हो जाएगा। अब बात रहा सांद्रता का, तो सांद्रता ही निकाल लेते हैं। आर दिया हुआ है, आर हमें मालूम है कितना होता है 0.0821 गुने टेम्परेचर लिख दीजिए 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो यहां से आप C निकाल लीजिए, क्या सोच रहा था मैं, ओ C निकाल लीजिए यहां से। तो C बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 1.23 बटा 0.082 गुने 300, 1.23 बटा कितना हो जाएगा, यहां से बताओ बटा कितना हो जाएगा, गुना कर हो तो ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 तिया ही 24 और 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो 300 वाला देखो ना और पर, तो कई अंक 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 24.6 दीजिएगा। तो इसको जरा गुना भागा करिए, तो ये कितना बनेगा जी, दशमलव दोनों को हटा दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो कितना होगा बताइए, 1.23 अब बटा ही हो जाएगा 24.6, दशमलव हटाइएगा, हाँ 2 गो जीरो नीचे 1 गो जीरो ऊपर, तो 1 2 3 0 अब बटा 24 6 पर 2 जीरो, यही 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 23 दूनी 46, 2 बार पर ही कट रहा लगता है ना, तो कट पीट करके आ गया लगभग कितना 20 से भागा दे दीजिए, तो 0.05, यही ना 0.05, 1/20, हाँ कट जाएगा, तो 1/20 तो 0.06 0.05 आ गया। लेकिन हाँ 0.05 आएगा है ना, 2500 2 अंक के बाद दशमलव 1 आ जाएगा। हाँ अब हमें चाहिए W, तो अब C बराबर आपको पता करना होगा कि C कैसे निकालते हैं यह, तो आइए C बराबर हम लोग लगा देते हैं, सिंपल सा तरीका। बताइए C बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन X गुने 1000 बटा W, हाँ W गुने V, W गुने V ml में, यही ना होता है।
अब बराबर कितना आया 1/20 एक रहे दोनों काटे में आसानी होगा ना। अब देखो सब चीज देल है, यहाँ से W निकल जाए, C आ गया है तो C के जगह पर C बराबर होता है x गुने 1000 बटा W गुने V। x का ग्राम देल है 10 ग्राम गुने 1000 बटा W तो निकालना ही है, V कितना ml दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ, तो यहाँ 500 ml रख दीजिए बराबर 1/20 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना ही 10, 5 दूना ही 10, 10 दूनी 20 और 20 20 ये 400, तो W बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। उसका मोलर मास हो जाएगा 400 ग्राम, उस अननोन सबस्टेंसेस का मोलर मास हो जाएगा 400 ग्राम। है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $75 calculate osmotic pressure of two solution having molarity 0.2 atm 0.2 and 0.1 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन having molarity 0.2 and 0.1 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो हिंदी जिनका चाहिए वो लिखिए, बाकी बना करके चेक करें, 10 सेकंड आधा मिनट दे टाइम, बाकी सब हिंदी लिखिए जिनको जरूरत है। 2 बिलियन जिसकी मोलरता 0.2 और 0.1 है, 2 सॉल्यूशन जिसकी मोलरता 0.2 और 0.1 है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात करें। परासरण दाब ज्ञात करें। जरा 5 से 10 सेकंड देखिए ट्राई करके, फिर बताते हैं। हो गलो, देख लो, जानो कि कह रहा है, समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि अब 2 सॉल्यूशन है। कल हम लोग बता रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ सेमी, क्वेश्चन देखिए कि 2 सॉल्यूशन है और दोनों का एक का मोल रहता है 0.2 और एक का है मोल रहता है 0.1। तो मैंने बोला था कि अगर एक तरफ सॉल्वेंट है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, तो उसका मोल रहता 0 होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ आपको सॉल्यूशन बिलियन ही दे दिया जाए
तो फिर उसका मोलरता कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया था कि पाई बराबर डेल्टा सी आर टी होता है, और डेल्टा सी क्या होगा? ये मोलरता दोनों के अंतर, डेल्टा का मतलब होता है अंतर, मतलब दोनों के मोलरता का अंतर यहाँ यूज करेंगे जब 2 बिलियन दिया। 2 बिलियन दिया रहेगा तब, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, कि 2 बिलियन का निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ डेल्टा सी यूज करिए। डेल्टा मतलब घटा दीजिए, तो 0.2 में से 0.1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 0.082 वन गुना टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, तो 300 केल्विन, गुना भागा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0.1, अब गुने ही तो गुना करके आता ही है 24.6, खत्म कर दीजिएगा इसको गुना, तो हो जाएगा 2.46 एटीएम आंसर। 2 बिलियन दिया हुआ है, तो जानते ही हैं, मैंने बताया था कि जब 2 बिलियन है तो ऑस्मोसिस होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ये है 0.1, हाई कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट मूव करेगा इधर से इधर की ओर, तो इस पे इतना प्रेशर डाल दिया जाए, कितना प्रेशर डाला जाए कि यह ऑस्मोसिस रुक जाए, तो 2.46 एटीएम का प्रेशर इस पर लगाइएगा तो ऑस्मोसिस यहाँ स्टॉप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 लिखिए, इफ 76 if 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम सुक्रोज dissolved in a solution to form 200 ml at 27 degree centigrade. Calculate osmotic pressure of solution. Calculate osmotic pressure of solution. हिंदी लिख लीजिए जिनको जरूरत है, कि यदि 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम सुक्रोज 1 बिलियन में मिलाया जाता है और 27 डिग्री पर 200 ml बनाया जाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ml बनाया जाता है, तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करें। तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करें, ट्राई करके देखिए। मैं बुझेगा, आइए सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस आप पाई इक्वल टू CRT लगाते जाइए, बनते जाएगा, खाली बस निकालना है कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू CRT। अब कह रहा है बच्चा, जरा ध्यान, आर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, फर्क जरा सा घपला यही होता है, परेशानी आपको कंसंट्रेशन निकालने में, तो कोई दिक्कत नहीं है जी कंसंट्रेशन निकालने में। 1 बिलियन बनाया गया है, बताओ इसका आयतन कितना दिया हुआ है? 200 ml, तो 200 ml रख दीजिए इसका आयतन। हमें चाहिए इसका क्या? मोलरता ने, मोलरिटी चाहिए,
तो मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल पर लीटर। अरे मोल चाहिए तो हमें टोटल इसका मोल चाहिए, लेकिन देल है क्या, ग्राम देल है। अब तीन तीन को देल है तो तीनों का मोल निकाल के जोड़ देंगे। तो बताओ इसका कितना मोल होगा। तो मोल क्या होता है जी, वेट बटा फार्मूला वेट, तो 6 बटा यूरिया का 60 प्लस इसका मोल हो गया यूरिया का, ये यूरिया का मोल हो गया। बताओ ग्लूकोज का मोल वेट बटा फार्मूला वेट, तब वेट हो जाएगा 18 बटा फार्मूला वेट, इसका कितना हो जाता है 180। तो इतना मोल हो गया ग्लूकोज का। चूंकि हमें चाहिए मोल, तो तीन तीन को जोड़ल डालल है, तो तीनों का मोल निकाल के जोड़ देते हैं। और उसके बाद है चीनी शुगर, तो 34.2 शुगर का कितना होता है फार्मूला वेट, 342 ही होता है। तो कितना हो जाएगा, नीचे में 342। बताइए जोड़ करके कितना आएगा, जोड़ करके सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, ये 0.1 हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा 0.1 और ये भी हो जाएगा 0.1, मतलब 0.3 आंसर हो गया। मोलरिटी, तो मोलरिटी आप निकाल दीजिए, मोल हो जाएगा इतना बटा लीटर। लीटर हमें एमएल में दिया हुआ है, तो 200 बटा 1000, 1000 से भागा दे देने, 1000 चल जाएगा ऊपरे, तो ऊपरे चल जाएगा, नहीं तो काट दीजिए ना जी 5 बार, पर 5 चल जाएगा ऊपरे, तो मोलरता हो जाएगा 1.5 आ गया, बस 1.5 यहाँ रख दीजिए और गुने हो जाएगा 0.082 गुने 300 करेंगे, गुना कर दीजिए 1.5 गुने, तो आ जाएगा 24.6, गुना करके 24.6 आ जाएगा। जो इसको गुना कर दीजिए दोनों का, जो गुना करके आएगा वही आपका एटीएम में उतना आंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन सिर्फ हमें निकालना था, तो कंसंट्रेशन निकलता है बच्चा, कंसंट्रेशन मतलब होता है मोलरिटी, यहाँ यूज करते हैं मोल पर लीटर, तो हमें मोल चाहिए, तो मोल के लिए हमें वजन देल है सभी का, तो मोल निकाल दीजिए बारी बारी। और चूंकि तीनों एक के बिलियन में डालल है, तो तीनों का मोल निकाल लिए। इसका मोल 6 बटा 60, इसका 18 बटा 180, इसका 34.2, वेट बटा फार्मूला वेट 0.1 0.1 0.1 0.3 टोटल हो गया। मोल के जगह पर 0.3 रख दिए। लीटर हमें एमएल में देना है, तो 1000 से भागा देंगे, तो 200 बटा 1000, 5 बार पर कट गया, तो 5 ऊपरे चल जाएगा, 1.5 से 0.3 से गुना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए इफ 0.1 m यूरिया एंड 0.2 m ग्लूकोज है, क्या कर रहा है कि इफ 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ मिलाया गया, मिक्स्ड विथ 0.2 m और 200 ml लिख दो बच्चे, 200 ml वॉल्यूम भी दिया हुआ। इफ 200 ml 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ 300 ml 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन then calculate osmotic pressure of final solution।
अब जरा गौर से समझो, अब ये 2 बिलियन का नहीं पूछ रहा है। पहले वाला क्वेश्चन लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए जरा, हिंदी इसको लिख लीजिए कि यदि 200 ml 0.1 m यूरिया के बिलियन, यदि 200 ml 0.1 m यूरिया के बिलियन को 300 ml 0.2 m ग्लूकोज के बिलियन के साथ मिलाया जाता है, देन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। है ना, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जानो क्या कह रहा है, अब जरा गौर से देखिए। अब ये नहीं कह रहा है कि 2 गो सॉल्यूशन है और दोनों 2 दिया हुआ है, सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 यानी 1 है 2 है, 2 गो सॉल्यूशन दिया हुआ और दोनों का तो इसका हमें निकालिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा नहीं कह रहा है कि 2 गो हम अलग अलग सॉल्यूशन है और वो दोनों को हम मिला देते हैं। सॉल्यूशन 1 को भी डाल देते हैं एक में और सॉल्यूशन 2 को भी, मतलब यूरिया वाला को भी डाल देते हैं और इसी में डाल देते हैं ग्लूकोज वाला को भी डाल देते हैं, तब जाकर के इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। कंफर्म। लफड़ा तो सिर्फ ऐसे R मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, लफड़ा है बस यहाँ C का, लफड़ा है बस यहाँ C का। तो आपको अगर याद हो तो मैं जब मोलरता पढ़ा रहा था, इसी मतलब मोलरिटी, तो 2 गो बिलियन को जब मिलाया जाता है, इन दोनों को जब एक में डालेंगे तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिलाने के बाद, तो इसका जो मोलरता होता है, अगर आपको याद हो, मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। MF बराबर क्या होता है? बटा V1 प्लस V2। अब देखो कितना फर्क हुआ, वहां 2 सॉल्यूशन दिया हुआ था तो वहां अंतर ले रहे थे हम दोनों का, लेकिन ये कह रहा दोनों को हम मिला रहे हैं, मिला करके एक बना दिए, तो एक बना दिए तो उसका तो आपको फाइनल आपको चाहिए ना, फाइनल इसका मोल रहता चाहिए, तो फाइनल M1V1 से निकाल दीजिए। तो M1V1 0.1 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 300 अब बटा 200 प्लस 300, V1 प्लस V2 बचा, तो 300 और 200, ये कितना हो जाएगा अगर आप गौर करिए तो 20। ये हो जाएगा 20, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा 60, अब बटा कितना हो जाएगा 500, जोड़ दीजिए 80, 80 बटा 500, 8 बटा या 4 बटा 25 मोल पर लीटर। रख दीजिए यहाँ 4 बटा 25, तो 4 बटा 25 गुने R 0.0821 गुने केल्विन कितना हो जाएगा 300 केल्विन। बताइए कई बार पर? 12 बार पर कट जाएगा ये, है 25 से कहिए 25, 25 दूनी 50, गुना कर दीजिए सबको। हाँ 12 चौक 48 गुने 0.0821 ADM, गुना करिए कितना आता है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना है 3.94 है ना, आ जाएगा 3.94 ATM।
3.94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। सेवेंटी एट। लिखे if टू सॉल्यूशन, ऐसे नहीं तो ऐसे लिखे if if 0.1 m यूरिया solution is isotonic with a glucose solution isotonic with glucose solution, then calculate 0.1 m urea solution is isotonic with a glucose solution at 27 degree centigrade, then calculate molarity of glucose solution. कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, एकदम सिंपल सा है ना, बस हिंदी लिखा मैं समझा देता हूं। यदि 0.1 m यूरिया का बिलियन, यदि 0.1 m यूरिया का बिलियन तो ग्लूकोज के बिलियन के साथ समपरासरी है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज के बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। ग्लूकोज के बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। जानो हम बता चुके हैं, कल डिफिनीशन बता चुके हैं। कह रहा है कि दो गो सॉल्यूशन है बच्चा, एक है यहाँ यूरिया का सॉल्यूशन है और एक है ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी। नाम से पता चल रहा है, ध्यान से देखो, समपरासरी मतलब समझ लो, सम मतलब बराबर, परासरी मतलब परासरण दाब, मतलब दोनों का परासरण दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो कर दो बराबर, मान लो ये π1 है और इसका π2 है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो यूरिया का परासरण दाब क्या हो जाएगा बच्चा, C1R1T1 या C1RT कर दो। टेम्परेचर तो सामान्य है, R तो दोनों में सामान्य होगा, तो C2R2RT हो जाएगा। टेम्परेचर समान है, 27 डिग्री पर दोनों है बच्चा, तो टेम्परेचर दोनों में R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो दोनों में सेम, खत्म।
C1 बताइए, यूरिया का सांद्रता कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 m, और ये क्या हो जाएगा C2। C2 क्या हो जाएगा मोलरिटी सांद्रता, निकल गया हो गया, वो तो नहीं होगा आंसर एक लाइन में, खाली बस मतलब समझना। C2 क्या है सांद्रता, अरे सांद्रता क्या होता है मोलरिटी, मोलरिटी आ गया 0.1, C1 क्योंकि दिया हुआ 0.1, दोनों बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, 79। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। लिखो तो बच्चा 79। If 0.2 m urea solution at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade लिखे यदि 0.2 m यूरिया के विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि 0.2 m यूरिया के विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज के विलयन के साथ समपराशरी है, समपराशरी है, तो ग्लूकोज के विलयन की मोलरता ज्ञात करें। और उसी के जैसा बस टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ, जरूरी 10 सेकंड का टाइम देते हैं। हाँ हो गया, सिंपल सा तो है। जब दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों का परासरण दाब समान होगा, मतलब पाई1 इक्वल टू पाई2। तो यूरिया का पाई1 निकाल दीजिए, तो C1 उसका R1 T1, R तो दोनों में सेम होगा, एक का टेम्परेचर अलग है तो T1 इसका कर देते हैं और इसका T2 कर देते हैं, तो C2RT2। उसमें टेम्परेचर दोनों में सेम था, यहाँ टेम्परेचर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। यूरिया का दिया हुआ 37 डिग्री पर, ग्लूकोज का दिया हुआ यूरिया का 27 डिग्री पर है और ग्लूकोज का 37 डिग्री पर। तब लेकिन
तो इसी कारण हम लोग T1 यहाँ लिए, यहाँ T2, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है। R से R कैंसिल। बताइए यूरिया का कंसंट्रेशन मोलरता कितना दिया हुआ है? 0.2, तो यहाँ रख दीजिए 0.2 गुने T1। T1 केल्विन में जी, वो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में रखिए, 300 केल्विन इक्वल टू, इसका तो निकालना ही है C2, तो मोलरिटी तो निकालना ही है ना ग्लूकोज वाला का। ग्लूकोज वाला के टेम्परेचर दिया हुआ है 37, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 310। यहाँ से C2 निकाल लीजिए, तो 0.2 गुने 300 बटा 310, 6/31, 6/31 भागा दे दो तो 5, 0 पॉइंट कितना आता है? लगभग 24 के आसपास आएगा। देखिएगा भागा दे करके, नहीं 19 के आसपास आएगा। तो ये रहा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस एक टॉपिक और हमारा बच रहा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं उसका भी, 2-4 क्वेश्चन कल करेंगे उस पे, और उसके बाद चैप्टर समाप्त। आज थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये कल इसलिए थोड़ा सा शुरू कर देते हैं डेफिनेशन आज, तो कल क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा कि कल खत्म कर दे। कल खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल उससे बनता है एबनॉर्मल से। तो आइए देखते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, असामान्य असामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। ये क्या है? डेफिनेशन लिख लीजिए। जरा सा मैं पहले लिखा देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं कि एबनॉर्मल, सामान्य से साफ दिखाई दे रहा नाम से, असामान्य मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसके जैसा नहीं, थोड़ा सा उससे असामान्य। तो असामान्य क्यों होता है जी, आखिर वजह क्या? तो लिखिए, व्हेन इन अ सॉल्यूशन, when a solution association or dissociation when in a solution association or dissociation of solute particle take place, solute particle take place, solute particle take place मतलब कहता है कि जब विलयन में
विलेय के कणों का एसोसिएशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स, then colligative property of that solution, then colligative property of that solution get differ, which is called abnormal colligative property, which is called abnormal colligative property. Which is called एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जरा गौर से समझिए, पहले हिंदी लिख ला, ओकर बाद हम समझाते हैं कि कितना ये क्या कह रहा है एबनॉर्मल। कि जब एक बिलियन में विलेय के कणों का एसोसिएशन लिखा हुआ, संकुचन या वियोजन होता है तो उस बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म बदल जाता है। जिसे असामान्य अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जरा गौर से समझिए ये क्या कह रहा है। कहता है जी कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आप अनुसार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कई गो है, 4 ही गो तो है और चारों वो डिफर करेगा। कब डिफर करता है? कहता है कि जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाइए आप तो बना सॉल्यूशन। तो कहता है कि यदि ये वाला सॉल्यूट जैसे मान लीजिए ये वाला ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इसमें सॉल्यूट डाला, ये सॉल्यूशन बना और आपने इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ मान लीजिए, जैसे कोई भी कॉलिगेटिव 4 पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े हैं? 4 को पढ़े ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के? 4 को है ना। एक हो गया आपका, तो अभी तो पढ़े हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके पहले पढ़े डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके पहले पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं समझे। और उसके बाद उसके पहले क्या पढ़े थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। 4 को, यही चारों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉलिड डालते हैं तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लीजिए कि x1 है। उसके बाद अगर हम दूसरा बिलियन बनाते हैं, दूसरा बिलियन एक ऐसा है जिसमें कि हम अगर सॉल्यूट को डालें तो सॉल्यूट अंदर में जाके वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, या डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मतलब या तो टूट जाए या तो जुड़ जाए। तो इसका जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कहने का मतलब आप इसका निकालिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, कुछ निकालिए, सेम है। लेकिन अगर सॉल्यूट इसमें वही सॉल्यूट अगर डिसोसिएट कर गया तो वो फिर दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समान नहीं होगा, मतलब x1 और x2 बराबर नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ही हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सॉल्यूट हम ले लिए NaCl नमक, और डाले इसमें ऐसा विलयन डाले कि NaCl नहीं टूटा, जैसे था वैसे ही रह गया, NaCl तो NaCl ही रह गया। लेकिन अगर यह NaCl आप डालने के बाद यह टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, अगर टूट जाता है तो इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा और इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बराबर नहीं होगा, वो बराबर नहीं होगा। यही है एबनॉर्मल, कि अगर या तो डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट, और वो भी सॉल्यूट, अगर विलयन में डालने के बाद वह टूट जाता है या तो जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर नहीं होगा, तो अलग हो जाएगा। और तो ये फिर निकालेंगे कैसे जी? तो आइए मैं बता देता हूं, है ना, कैसे। कैसे निकालेंगे भाई? कि अच्छा मान लीजिए इसका अगर दे रहा है कि NaCl का इतना है, चाहे तो ये बता दे कि हाँ जी इतना % टूट रहा है, तो बताओ इसका कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर टूट रहा है तो, है ना। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए कि इट इज, जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, या ऐसे लिख दो बच्चा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, अच्छा लगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई want of factor, once of factor I, हाँ, once of factor I, यह जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चा, वो उसे हम लोग सूचित करते हैं want of factor I से, I से। तो I क्या होता है? I इक्वल टू होगा बच्चा, ऊपर में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऐसे लिखिए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, I बराबर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा थियोरेटिकल, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या इसी को बच्चा जानते हो, एक बार और कहीं हम लोग देखे थे, याद आ रहा? इसी को ऑब्जर्व को एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल या थियोरेटिकल, कुछ याद आ रहा है कहाँ पे हम लोग किए थे? एक हुआ कि आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं और एक है कि आप फार्मूला से थियोरेटिकल निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ देखिए ये वाला जो थियोरेटिकल, मतलब ये वाला कहाँ से निकालेंगे बच्चा? फॉर्मूला से, है ना, फॉर्मूला से ये निकलेगा, जो फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करके निकालते हैं वही हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है बच्चा? आइए देखते हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड। तो लिख लीजिए एक्सपेरिमेंटल, है ना, प्रायोगिक हो गया, प्रायोगिक अनुसंख्यिकी गुणधर्म, और ये थियोरेटिकल सैद्धांतिक, है ना, ये जो फॉर्मूला से आया है और ये जो हम लोग एक्चुअली लैब में हम लोग पता किए हैं। तो ये बताता है कि कितना होगा। अगर हमें ऑब्जर्व्ड निकालना है, एक्चुअल वाला कितना होता है, तो थियोरेटिकल वाला को आई से गुना कर दीजिए, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। फार्मूला से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए, और आई आप पता कर लीजिए कि उस रिएक्शन का आई कितना है, दोनों का तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल,
ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल, एक्चुअल मतलब करेक्टेबल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये समझाएंगे कल, तब पता चलेगा। तो जैसे अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना रहा तब बच्चा तो कैसे निकालोगे? एग्जैक्ट, अगर मान लो कि आपको, अगर मान लीजिए आपको शुरू में आपको दिया हुआ है कि आई कितना है, आई देल है, और आपको पूछता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सही बताइए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऊपर में हो जाएगा कौन बच्चा? ऑब्जर्व्ड, अब बटा नीचे में हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थियोरेटिकल, थियोरेटिकल आई इक्वल टू, है ना, क्योंकि ये भी कॉलिगेटिव लिखल था, कॉलिगेटिव तो ये भी तो कॉलिगेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तो कॉलिगेटिव, तो ऊपर में ऑब्जर्व्ड वाला है, नीचे में थियोरेटिकल वाला। अगर आपसे बात करें, अगर आपसे बात करें डेल्टा टीवी के, डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड बटा डेल्टा टीवी थियोरेटिकल। अगर आपको बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कि बताओ कितना डिप्रेशन होगा, तो आई देल रहेगा तो कहिएगा कि डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बटा डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल। नहीं, अगर बात करें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो आई बराबर पाई ऑब्जर्व्ड बटा पाई थियोरेटिकल। देखो चारों कॉलिगेटिव असामान्य निकल के आएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो सबका ऑब्जर्व्ड निकल जाएगा बच्चा, मतलब एक्चुअल वाला निकल जाएगा। देखो आई को खाली तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, सबका निकल जाएगा, है ना। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। कल क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे 1 घंटा और आपका खत्म। आई निकाले ले कल सिखाएंगे जी, आई निकालने के लिए कल सिखाएंगे। तो देल रहेगा कि आई दे देता है कितना डिसोसिएशन, कल हम बताएंगे इसको। डिग्री ऑफ हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकालते हैं इसको, वो हम कल बताएंगे कि आई कैसे निकाला जाता है ना। चलिए कल लास्ट हम लोगों का, कल हम लोग खत्म कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन इस पर करेंगे। 10-15 मिनट का थ्योरी रह गया है ना, 15-20 मिनट का, और 20 पर जो भी 20-25 मिनट लगे, उसके बाद 40 मिनट हम लोग 4-5-6 क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम लोगों का ये सॉल्यूशन खत्म। परसों से नेक्स्ट लेक्चर से आपका, कल या परसों से आपका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉरी, सॉलिड स्टेट नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए बाकी सब जो भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो पहले ही कर देना, उसके बाद लाइक करिए, पसंद आता तब नहीं तो मत करिए, लेकिन घंटी बजा दीजिएगा क्योंकि आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। हर रोज़ एक वीडियो चला जाता है। और गौर से ध्यान से बैठ करके पढ़िए, दिमाग लगा करके, इन्हें उन्हें लगा करके अगर देखोगे तो मुझे वो नहीं करेगा कि क्या होगा, क्योंकि 1 घंटा का है। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए, ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा स्लो है, क्योंकि कम पढ़ाते हैं, 1 घंटा में बहुत कम पढ़ाते हैं, अभी स्लो थोड़ा सा, क्योंकि इतना तेज नहीं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और जो दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।